दैट कैन फ्लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लूइड्स की। शुरुआत का थोड़ा सा पोर्शन थ्योरेटिकल है, समझ में आता जाएगा आपको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर, सॉलिड्स वाला तो कम आता है, फ्लूइड्स वाला ज़्यादा आता है। सॉलिड्स वाले के न्यूमेरिकल आएंगे 1 4 5 इससे ज़्यादा, और ये वेरी भी करता है, मतलब स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। कोई टीचर ज़्यादा नंबर का दे देता है, कोई कम का दे देता है। तो अब आपके यहाँ पर टीचर ने कुछ बताया होगा कि कितने कितने 30 नंबर का है। हाँ, वो तुम्हारे यहाँ पर वो 3 का देगा, क्योंकि उसमें टॉपिक्स जो है वो बहुत कम है। इसमें काफ़ी कुछ है। ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये काफ़ी मुश्किल है, पता नहीं, पता होता तो। चलिए जी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट देखिए, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड आर अरेंज्ड इन अ रैंडम मैनर। तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड में जो भी एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो ना रैंडम मैनर में अरेंज करा रहता है, रैंडमली अरेंज करते हैं। ये तो चीज़ फ्लूइड की हुई। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये भी है, बल्कि इसका जो एग्जांपल है वो क्या है कि जैसे हम ये कहते हैं कि वो रैंडमली अरेंज्ड है। अगर वो प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं तो फ्लूइड की कोई फिक्स शेप और साइज़ होता। तो फ्लूइड की कोई फिक्स शेप और साइज़ है नहीं, क्योंकि फ्लूइड को तो जहाँ पर भी आप जिस भी बॉटल में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, वो उसी का शेप, उसी की साइज़ वो एक्वायर कर लेते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि उनका कोई एक प्रॉपर मैनर नहीं है जिस मैनर में उनके मॉलिक्यूल्स अरेंज हो। उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं फ्लूइड के, चाहे उसमें लिक्विड आ जाए, चाहे उसमें गैस आ जाए। ठीक है, अगला देखिए, सेकंड है, अ फ्लूइड कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। इट बिगिंस टू फ्लो व्हेन अ शीयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। ये हमको पता ही है। जैसे मान लीजिए हम किसी नाव में बैठे हुए हैं और हम ये सोचने लगे कि हम अपने हाथ से इस पानी को पीछे प्रेस करने की कोशिश करें, तो वो उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। पानी क्या करेगा? वो पीछे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसी की वजह से वो जो पीछे फ्लो होना शुरू हो जाता है वो शेयरिंग स्ट्रेस को होल्ड नहीं कर पाता। शेयरिंग स्ट्रेस को होल्ड कैसे? जैसे मान लीजिए एक बुक है, उस बुक सॉलिड है ना, तो उस पर मैं शेयरिंग स्ट्रेस लगा रहा हूँ तो वो तो उसको होल्ड कर पाएगी, थोड़ा बहुत टेढ़ी हो जाएगी बस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से उसके जो पेजेस हैं वो फटकर अलग हो जाएं और वो आगे फ्लो करना शुरू कर दें, बिकॉज दैट इज़ अ सॉलिड। और जो लिक्विड है, लिक्विड में आप शेयरिंग स्ट्रेस लगाएंगे तो वो फ्लो करना शुरू करेगा, और उसी की बदौलत जो है जो नाव है वो आगे की तरफ चलती है। ठीक है, थर्ड देखिएगा, द फ्लूइड हैज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। इट अल्टीमेटली एज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल, सो अ फ्लूइड हैज़ नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई शेप इसकी खुद की नहीं होती है लिक्विड की। जिस भी कंटेनिंग वेसल में डालते हैं ये उसी की शेप ले लेता है। 1 लीटर पानी को बड़े से भगोने में डाल दो तो वो उसकी बॉटम की शेप ले लेगा। 1 लीटर पानी को एक 1 लीटर की बॉटल में डाल दो तो वो उस बॉटल की जैसी भी शेप है वैसी वाली को शेप ले लेगा। अगला देखिएगा, a fluid can exert or withstand a force in a direction perpendicular to its surface, so a fluid does have a bulk modulus of rigidity. bulk modulus कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? bulk modulus देखो भाई, यंग्स मॉडुलस तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लिक्विड को खींच थोड़ी सकते हो। आपके लिक्विड पर लटका दिया कुछ वजन तो लिक्विड को खींचा नहीं जा सकता। अगेन लिक्विड पर शीयरिंग स्ट्रेस, यानी कि लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस पर मैं ऐसे टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इसमें जो शीयर मॉडुलस है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो बल्क मॉडुलस है वो कहाँ पर लगाया जाता है? जहाँ पर किसी चीज़ को कंप्रेस करा जाता है। तो लिक्विड अगर किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, और जब कंप्रेस करते हैं तो फिर वो उस कंप्रेशनल फोर्स को विथस्टैंड भी करता है। विथस्टैंड करने का मतलब क्या है कि भाई हम नाव में हैं और हमने कहा कि करो इसको कंप्रेस जितना कर सकते हो, तो हमने एक उसमें पर्सन को और खड़ा कर दिया, एक और को खड़ा कर दिया, एक और को खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाना है हमको, इसको कंप्रेस करना है। तो वो एक लेवल तक खैर उसको विथस्टैंड करेगा। फिर अगेन वही है कि जब आपने नाव के अंदर इतने लोगों को भर दिया कि नाव की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई तो फिर वो डूबेगी ही। ठीक है, तो जहाँ तक डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की लिक्विड से कम रहेगी तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता रहेगा उसमें। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलिए जी। उसके बाद देखिए, बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स विद अ डिफरेंस। लिक्विड्स और गैसेस दोनों के दोनों फ्लूइड्स होते हैं, लेकिन दोनों में एक मामूली सा डिफरेंस होता है। क्या? वो देखिए, अ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड अ फ्री सरफेस ऑफ इट्स ओन। लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, हालांकि हो तो जाता है कंप्रेस, लेकिन उतना नहीं होता जितना आप गैस को कर सकते हैं कंप्रेस। गैस को तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, और इसकी खुद की एक फ्री सरफेस भी होती है। A gas is compressible and it expands to occupy all the space available to it.
तो इसकी कोई सरफेस नहीं होती गैस की। आप गैस को 1 लीटर के डब्बे में डाल दो, वो 1 लीटर के डब्बे में पूरे में फैल जाएगी। आप उसको 50 लीटर के डब्बे में डाल दो तो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो पूरे उसमें फैल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है गैस में और लिक्विड में, ये बेसिक डिफरेंस है। फिर देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है और फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, नाम से ही समझ में आता है। फ्लूइड स्टैटिक्स जहाँ पर रुके हुए पानी की या रुके हुए फ्लूइड की बात करेंगे वो स्टैटिक्स की कैटेगरी में आएगा, और जहाँ पर फ्लूइड के मोशन की बात करेंगे तो वो डायनामिक्स में आएगा, फ्लूइड डायनामिक्स में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स। फिर है फ्लूइड डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद नेक्स्ट फिर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। जिसमें फ्लूइड्स मोशन में रहते हैं तो उसको फ्लूइड डायनामिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स हम बोल देते हैं। फिर है थ्रस्ट ऑफ अ फ्लूइड। थ्रस्ट ऑफ अ फ्लूइड का मतलब है थ्रस्ट, ये जो प्रेशर होता है प्रेशर को ही थ्रस्ट भी बोल देते हैं। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। अ थ्रस्ट इज अ फोर्स, सो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो थ्रस्ट भी जो है वो क्या है, एक फोर्स है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं ना, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं, हमने लिक्विड पर कोई फोर्स लगाया, तो जितने एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो वाला एरिया एरिया इन कांटेक्ट कहलाएगा। तो लिक्विड पर लगाया हुआ फोर्स उसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो क्योंकि फोर्स वाली ही चीज़ है सेम, तो इस वजह से इसकी यूनिट भी न्यूटन हो जाएगी। आगे देखिएगा, अ लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस of the container at every point, perpendicular to the surface of container at every point। ये देखिए, a liquid at rest exerts force perpendicular to the surface of container at every point। अच्छा, at every point का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें हमने लिक्विड को रख दिया, लिक्विड रेस्ट में है, लिक्विड में किसी तरीके का कोई मोशन नहीं है। अब ये क्या चीज़ है ये सुनिएगा। Consider a liquid contained in a vessel in the equilibrium state of rest. Suppose the liquid exerts a force F on the bottom surface in an inclined direction OA, ठीक है, as shown. The surface exerts an equal reaction R to a water along OB, to water along OB। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ना ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर किसी कंटेनर में हम रखेंगे तो लिक्विड जो है उस कंटेनर में फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि लिक्विड में खुद का कुछ ना कुछ वजन होगा, तो वो जो वजन है, वेट जो है, वही फोर्स के इक्वल है, F इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि वो हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, हमने ये कहा कि अच्छा हर डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, तो हमने एक ऐसा एंगुलर डायरेक्शन ले लिया, हमने कहा कि ऐसे टेढ़ा लगा रहा है वो फोर्स, ठीक। अच्छा, तो जो सरफेस है, सरफेस उस पर एक फोर्स जो है वो इस तरीके से लगाएगी, ऐसे भाई जिस डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर कोई फोर्स ऐसे लगाया तो उसका रिएक्शन भी तो एग्जैक्टली ऐसे ही अपोजिट हमको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन मिल गया, ठीक। अच्छा, द रिएक्शन आर अलॉन्ग ओ बी हैज़ टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन को हमने आर बोल दिया, यहाँ पर आर लिख दीजिए, और ये पॉइंट ओ है, तो ओ ए के अलॉन्ग फोर्स था
वो ए के अलाउ फोर्स था, तो उसके बदले में जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस मतलब कंटेनर की सरफेस, वो इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है आर के ऊपर भी, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, एक हो जाएगा आर साइन थीटा। The reaction R along OB has two rectangular components. एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट OC is equal to R cos theta और एक नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट OD is equal to R sin theta. Since a liquid cannot resist any tangential force, liquid किसी भी tangential force को resist ही नहीं कर सकता, तो हम ये कहेंगे so the liquid near O should begin to flow along OC, but the liquid is at rest, the force along OC must be zero. तो आप ये देखिए कि लिक्विड जो है वो किसी भी तरीके की कोई भी टेंजेंशियल फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर सकता है, रेसिस्ट मतलब रोक नहीं सकता है उसको। तो हम ये कहेंगे कि OC तो इस लिक्विड पर ऐसी फोर्स लगा रहा है, और जब ऐसी फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि ये जो R है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो OC है ये क्या हो गया R cos थीटा, और जो OD है ये क्या हो गया R sin थीटा, ये हो गया। ये जो R cos थीटा है ना ये जीरो हो जाएगा, समझ गए, R cos थीटा जीरो हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड है ये इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है भाई, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना OC, तो इसका मतलब लिक्विड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जबकि हमने क्या लिया है कि लिक्विड इज एट रेस्ट। तो जब हमने लिक्विड को रेस्ट में लिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये R cos थीटा कंपोनेंट जो है ये जीरो हो जाएगा, और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि R की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये R cos थीटा ज़ीरो कैसे होगा, तो हम कहेंगे भाई cos थीटा का ही रोल है इसमें, ज़ीरो होगा। तो cos थीटा ज़ीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये ऐसे होगा, इसका मतलब लिक्विड जो है वो परपेंडिकुलरली ही फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है ना। तो कोई भी जो सरफेस है लिक्विड की, लिक्विड तो उस पर फोर्स लगाएगा, कहीं को भी लगाएगा, किसी भी डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, हर किसी डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन जो सरफेस है वो सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगी। वही देखिए यहाँ पर मेंशन है R cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस अ लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट। तो लिक्विड जो है वो हमेशा फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगाए, सरफेस ऑफ द कंटेनर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर, समझ गया, ठीक है। चलिए जो ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, अक्षय सोमेन क्लियर है इतना, आगे देखिएगा। अगला है पेज नंबर 3 पर, जरा प्रेशर देखते हैं, प्रेशर क्या है। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखिए द प्रेशर एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस इज द थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, थ्रस्ट यानी कि फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। इफ द फोर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द गिवन सरफेस देन प्रेशर विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर फोर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है फोर्स का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कोई लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड के सरफेस पर एक तरफ आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, एक तरफ कम लगा रहे हैं, एक तरफ लगा ही नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिफॉर्मली फोर्स अप्लाई नहीं करी जा रही। यूनिफॉर्मली फोर्स अप्लाई करना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है तो अब क्या करेंगे, इफ़ अ फोर्स डेल्टा एफ एक्स नॉर्मली ऑन अ स्मॉल एरिया डेल्टा है, तो हम छोटे छोटे एरियाज में देखेंगे कितनी फोर्स लग रही है, देन द प्रेशर एट दैट पॉइंट विल बी, तो छोटे छोटे पॉइंट्स पर अगर मेरे को प्रेशर निकालना है, अगर यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है तब तो P इज इक्वल टू F अपॉन A, मतलब एक जैसी फोर्स हर जगह लग रही है तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग अगर थ्रस्ट अलग अलग फोर्स लग रही है तो P को कैसे निकालेंगे, लिमिट डेल्टा A टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा A टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि यही जो सरफेस है इसका जरा सा एरिया छोटे छोटे एरियाज ले लिए, और हम कहेंगे हर एक एरिया पर अलग अलग जो फोर्स है वो कैसे लगेगी, हम ये कहेंगे डेल्टा F लग रहा है डेल्टा A, डेल्टा F अपॉन डेल्टा। और यही जो चीज़ है ना, लिमिट वगैरह लगाकर जो हम डेल्टा F बाई डेल्टा A इस तरह से करते हैं, इसी को हम बोल देते हैं DF बाई DA, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसमें, बस फॉर्मूला याद रखिए, नॉन यूनिफॉर्म फोर्स अगर है तो प्रेशर आपका इस तरीके से दिखेगा, समझ गए।
अच्छा जी, इसके बाद देखिए प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज फ्लूइड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सर एक बार लिमिट का मतलब लिमिट का मतलब बताता हूँ। लिमिट का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमने इस कंटेनर की बात करी, अब इस कंटेनर में जो ओपन सरफेस है लिक्विड का वो ऊपर की तरफ ऐसा दिखाई देगा हमको, जैसे ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर को भी अगर मैं देखूं तो कायदे से ऐसा थोड़ी है कि सामने जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही। ये कंटेनर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और जो इसके अंदर पानी है वो पानी भी इस तरीके से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये पानी भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, ये अंदर रखा हुआ इसमें, ठीक है। तो ये तो कंटेनर और इसके अंदर पानी की सरफेस है, हिल नहीं रहा है, रेस्ट में है। तो हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पर क्या करा कि भाई इधर हमने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाई कुछ और पिस्टन की हेल्प से, इधर हमने कोई और पिस्टन लगा दिया तो यहाँ पर फोर्स लगाई कुछ और, F1 है, F2 है ना, F3 है। तो हमने लिक्विड के अलग अलग छोटे छोटे एरियाज पर अलग अलग फोर्सेस हम लगा रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि ऐसा अगर हमको करना हो कि यूनिफॉर्म फोर्स ना हो, तो जब यूनिफॉर्म फोर्स नहीं होगी तो हम ये कहेंगे कि भाई कितना बड़ा एरिया, तो आप ये कहेंगे भाई ऐसा है, फिर तो सबसे छोटे से छोटा एरिया निकालूंगा। तो जब छोटा एरिया निकालेंगे तो हम उस छोटे से एरिया को बोल देंगे डेल्टा ए। अब ये कहेंगे कि कितना छोटा भाई, तो हम ये कहेंगे इतना छोटा कि लगभग 0 के बराबर, ठीक है, बहुत मामूली सा एरिया। तो ये क्यों हो गया, ये ऐसा हुआ कि जब भी ना नॉन यूनिफॉर्म चीज़ को कैलकुलेट करा जाता है, किसी भी नॉन यूनिफॉर्म चीज़ को, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस होने लगे थे, बहुत ज़्यादा बहसबाजी होने लगी थी लोगों की। ये तब की बात बता रहा हूँ जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई थी, तो तब बहुत ज़्यादा बहस होने लगी थी। अब उसमें ये था कि भाई तुमने तो एरिया इतना सा ले लिया, मैंने एरिया इतना लिया, तो उन्होंने कहा भाई इतना छोटा लेना है, इतना छोटा कि उससे छोटा लिया ही ना जा सके। तो उन्होंने कहा कि जीरो लोगे तो फिर वो पॉसिबल कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि टेंडिंग टू 0, तो टेंडिंग टू 0 मतलब बहुत मामूली सा एरिया हो गया। उन्होंने कहा कि फिर उस पर फोर्स कितनी लगेगी, आप कहेंगे नन्ना सा एरिया, तो भाई फोर्स भी नन्नी सी लगेगी, तो वो डेल्टा एफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमने एक बहुत छोटे से एरिया पर फोर्स लगा दिया। अब अगर आपसे ये कोई कहे कि भाई आपने DF/DA कर दिया, अब आप कहोगे नहीं मेरे को तो पूरे पर बताना है, तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है पूरे पर बताना है, तो ये जितने भी छोटे छोटे प्रेशर्स हैं उसको सबको ऐड कर दो। तो उनको सबको ऐड करने के लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेट बस ये है और कुछ। चलिए इसके बाद देखिएगा, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज फ्लूइड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्लूइड हैज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस। तो प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी इस वजह से होती है क्योंकि प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर जो है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका सभी डायरेक्शन में एक जैसा ही मैग्नीट्यूड होता है। तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्शन का उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ भी, हर डायरेक्शन में एक सी ही वैल्यू है प्रेशर की। तो इसलिए प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर पड़ता है किसी भी चीज़ पर, तो हम ये कहेंगे कि भाई जब प्रेशर पड़ेगा तो वो उस पूरे के पूरे एरिया पर पड़ेगा। जब उस एरिया पर पड़ेगा तो उसका डायरेक्शन जो है वो अलग अलग नहीं होगा कि यहाँ प्रेशर कुछ और इस डायरेक्शन में कुछ और, ऐसा नहीं। तो इसलिए उसको हम बोलेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर को हमें पता ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। अच्छा, ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं प्रेशर की ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। A sharp knife cuts better than a blunt one to increase pressure because area of contact of sharp knife is less as compared to blunt knife. Blunt knife के कंपैरिजन में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है शार्प नाइफ का वो कम होता है, ठीक है। तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। भाई अगर मैं एक नाइफ़ की बात करने लगूँ, या मान लीजिए मैंने सेब रखा हुआ है और उस सेब के ऊपर मैं इसको पेन को लगाने लगूँ कि नहीं मेरे को ताकत लगा, मेरे को तो इसी से काटना है सेब को। भाई पेन से सेब कैसे कट जाएगा, चाकू से ही कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसको आपने छोटा करके इतना बारीक कर दिया, इतना छोटा कर दिया है कि अब प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाएगा। रीज़न क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू
फोर्स अपॉन एरिया। ये जो एरिया है ये जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, तो आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हल्का सा आपने प्रेस करा और वो कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से दूसरा देखिए, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स टू इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड thus reduce pressure। Are laid on wooden sleepers to increase area of contact and thus reduce pressure। चलिए जी, तो रेलवे ट्रैक्स जो हैं दे आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स, ठीक है। तो वुडन स्लीपर्स पर इनको लगाया जाता है रेलवे ट्रैक को, टू इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दस रिड्यूस प्रेशर। तो ये खैर पुराने ज़माने की बात है। आपने रेलवे ट्रैक के बीच में वो लकड़ी का वो लगा हुआ देखा है क्या? पुराने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, ठीक है। लेकिन जो रेलवे लाइंस हैं, रेलवे लाइंस धीरे 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 रेनोवेट होती जा रही हैं, पूरे कंट्री में ही होती जा रही है। तो वहाँ पर जो बीच का जो डिवीज़न है ना, वो जो वुड वाला है, वो वुड वाला डिवीज़न हटाकर और वहाँ पर कंक्रीट लगाई जा रही है। तो वो क्या है, वो मजबूत भी ज़्यादा रहती है और लकड़ी में जो है, लकड़ी में डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है। डैम्पिंग का मतलब क्या है कि पहले जो ट्रेन का सफ़र था, वो ट्रेन का सफ़र ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे है ना, तो वो हिलता रहता था बहुत ज़्यादा। अब क्या है, धीरे धीरे ट्रेन का सफ़र जो है वो स्मूथ होता जा रहा है। वंदे भारत में ट्रैवल करा है किसी ने, है ना, तो आपने देखा होगा कि कितनी स्मूथ ड्राइव और 200 की स्पीड तक, 200 तो नहीं है, 180 समथिंग, उतनी स्पीड पर वो चलती है ट्रेन और आवाज़ भी बहुत कम है। और पहले जो होता था, पहले ये कि भाई चाय थोड़ी भैया कम करके दे देना, इसमें नहीं तो गिरती चलेगी चाय। तो क्या होता था कि पूरा पूरा हिलता था। तो अब वो काफ़ी चेंज हो गया। तो होता क्या है, आप ये देखिएगा कि ट्रेन का पूरा वज़न वो उन पटरियों पर ही ना आ जाए, जो उसकी रेल्स हैं, वो रेल्स पर ही ना आ जाए। तो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बीच में वो वुडन जो है, वुडन ब्लॉक्स पूरे बड़े बड़े लगाए जाते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, पूरा वज़न आएगा तो पटरियाँ ही ज़मीन के अंदर घुस जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से वो लगाया जाता है। लकड़ियाँ पहले लगाई जाती थी और लकड़ियों के ऊपर जो है पटरियाँ लगाई जाती थी, ताकि वो प्रेशर जो है वो लकड़ियाँ झेलती चली जाएँ। अब वो चौड़े कंक्रीट के बड़े वो लगाए जाते हैं। अगला देखिएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन सैंड व्हाइल अ कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड। तो डिफ़िकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन सैंड व्हाइल अ कैमल वॉक्स इजीली ऑन सैंड, इसका रीज़न क्या है कि जो हम इंसान हैं, हमारे जो पैर हैं, हमारे पैर उतने ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। जो नीचे जो पैरों का जो फुट जो है वो नीचे से उतना चौड़ा नहीं होता। और वहीं अगर कैमल की बात करें तो बड़े चौड़े पैर उसके नीचे से होते हैं। मोरोवर हमारे 2 पैर होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं। तो प्रेशर उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद सैंड वो ज़्यादा है। अब जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा तो प्रेशर कम, तो वो आराम से फटाफट चलता चला जाता। और हमारे साथ में क्या होता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, वो पैर अंदर सैंड में घुसता जाता है, तो इस वजह से चलने में तकलीफ होती है। अगला देखिएगा, पेज नंबर 4 पर आइए। पेज नंबर 4 पर है, पिंस एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। तो पिंस जो होती हैं, पिंस या फिर नेल्स जो कीले होती हैं, उनके कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जो उनके एंड्स हैं वो पॉइंटेड होते हैं। तो पॉइंटेड एंड का मतलब क्या हुआ कि जिस भी जगह पर अगर हम किसी उसके एंड की बात करें तो पॉइंटेड एंड होगा। पॉइंटेड एंड यानी कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ना के बराबर, बहुत कम, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई पिन है जो आगे से शार्प है, तो उसको आप हैमर से बड़ी आसानी से वुड में या वॉल में कहीं पर भी जहाँ पर आप उसको इमर्ज करना चाहें, वो आराम से वहाँ पर टूटती चली जाएगी। वो पीछे से जो है ना, पीछे से उसको चौड़ा बनाया जाता है, लेकिन आगे से जो नेल है वो तो पतला ही लगेगा। नेल और बोल्ट, अच्छा बोल्ट जो है, बोल्ट को ना इमर्ज नहीं करा जाता कहीं पर भी। बोल्ट को जो है वो नट के ऊपर टाइट करा जाता है, इस वजह से। बोल्ट जो है, बोल्ट तो आगे से चौड़ा होगा ना, ये वाला क्या है, बोल्ट ऐसे होता है, और जो नेल है वो नेल ऐसे होगी। हाँ, क्या करोगे, इसका क्या फायदा ड्राइंग का, ठीक है। तो ये ऐसे होती है, इसको कहीं पर भी किसी भी चीज़ को एकदम से, लकड़ी खास तौर पर लकड़ी हो गई या दीवार पर कोई चीज़ टांगनी है तो वहाँ पर लगाया जाता है। और जो बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर तो ये नट ऐसे होते हैं, तो नट को चढ़ाया जाता है, इसको वो कसा जाता है। तो ये मशीन जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनको टाइट करने के लिए होता है, और ये वुड पे या दीवार पर वहाँ पर लगाने के लिए होता है।
अच्छा, उसके बाद देखिएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या है, द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का हमें पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट खो जाते हो तुम देखिए। तो डेंसिटी इज अ पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर। उसके बाद देखिए एक टर्म होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको, या फिर रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये 4 डिग्री सेल्सियस की क्या कहानी है ये भी समझाएंगे आपको। 4 डिग्री सेल्सियस एक अजीब सा टेम्परेचर होता है पानी का। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक एनोमेलस बिहेवियर होता है वाटर का। जैसे मान लीजिए हमने किसी कंटेनर में दूध को रखा और बर्नर पर उसको उबालना शुरू कर दिया। तो जब उबालना शुरू करा यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो मिल्क का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, धीरे 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 ऐसे ऊपर आने लगता है। और अगर नहीं बंद करेंगे तो निकल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। ठीक है, और ज़्यादातर जो लिक्विड्स हैं, ज़्यादातर लिक्विड्स के साथ यही चीज़ है कि जब आप उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। वाटर बड़े अजीब तरीके से बिहेव करता है। वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी कि जस्ट अभी 0 से नीचे अगर जाएगा तो वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री क्या है, वो बॉर्डर पॉइंट है कि 0 डिग्री के आर या पार, इस तरफ हो गया तो लिक्विड है, इस तरफ हो गया तो सॉलिड है। मैं लिक्विड की तरफ जाना चाहता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा उसका। ठीक है, एक्सट्रीमली ठंडा है वो पानी इस टाइम, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, क्योंकि जरा से में वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, उल्टा घटता है। वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, उल्टा घटता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का, कि 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, घटेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम जो है, ये किसी के लिए प्रॉब्लम है, किसी के लिए वरदान है। वरदान किसके लिए? एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। तो इसको इसी चैप्टर में पढ़ना है हमको, डिटेल में पढ़ाऊंगा। टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमेली का मतलब क्या होता है? गलती। कि वाटर ये गलती कैसे कर रहा है कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका वॉल्यूम बढ़ के नहीं रहा है, घट के हो रहा है। तो वो चीज़, तो जब भी कभी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। और अगेन, जब ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, तो ये एक रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, इतना करिए, फिर पास्कल्स लॉ वगैरह ये नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, चैप्टर बड़ा है। सेकंड वाला जो बुक है, सेकंड वाली बुक में यही बड़ा चैप्टर है, आगे उतने बड़े नहीं। ठीक है, मुझे रिमाइंड करा देना भाई, वो वाला जो टॉपिक तुम बता रहे थे सॉलिड्स वाला, जो एनसीईआरटी में